मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 की ऐसी हार्श रियलिटी के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो जेईई एडवांस का एग्जाम है वो कंडक्ट कराने वाला है आईआईटी मद्रास एंड एज पर द रिकॉर्डिंग डेट ऑफ दिस वीडियो यानी कि 6 मई 2024 सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए, जो कि होने वाला है ऑन 26 मई 2024। अगर आप सभी मेंस की एक कट ऑफ क्लियर करने के बाद अब लास्ट 20 डेज में मोस्ट इंपोर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर को तैयार करके 150 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली बात, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 150 प्लस या 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं बाय डूइंग 6-7 हाई वेटेज चैप्टर्स या 6-7 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स? तो इसका आंसर है सरासर नहीं, नो। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि जेईई एडवांस में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। एंड अगर कोई भी व्यक्ति या यूट्यूबर आपको ये कह रहा है कि सिर्फ ये 6-7 चैप्टर्स अच्छे से करके आप 150 प्लस या 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है एंड कहीं न कहीं कुछ व्यूज़ के लिए आपके फ्यूचर के साथ खेल रहा है। ठीक है? तो आखिर हम फिर कर क्या सकते हैं? कैसे हम अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं इन आवर जेईई एडवांस एग्ज़ाम? तो देखिए, जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे अलग है फ्रॉम द जेईई मेन्स। देखिए, जेईई मेन्स में हमको पता है कि यहाँ पे फिक्स पैटर्न रहता है। हमारे पास 90 क्वेश्चन्स रहते हैं, जिसमें से हमको 75 क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना होता है एंड हमारा जो ओवरऑल एग्ज़ाम होता है, वो होता है 300 मार्क्स का। बट ऑन द अदर हैंड जो जेईई एडवांस होता है, यहाँ पे किसी को भी कोई भी पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता रहता, कोई भी यहाँ पे फिक्स पैटर्न होता ही नहीं है। नो वन नोज़ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं एंड कितने मार्क्स का आपका ओवरऑल एग्ज़ाम होगा। तो यही बात अलग बनाती है जेईई में एडवांस को जेईई मेन्स से, ठीक है? ओके, अब और भी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जेईई मेन्स एंड जेईई एडवांस के बारे में। देखिए, जेईई मेन्स में आप सबका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता है, व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो जेईई एडवांस होता है वो 2 शिफ्ट में हुआ होता है, ठीक है? एंड ऑन द सेम डे। पहली शिफ्ट आपकी पेपर 1 होती है जो कि 9 एएम टू 12 पीएम होती है एंड सेकंड शिफ्ट आपकी पेपर 2 होता है जो कि 2:30 पीएम से 5:30 पीएम तक होता है। दोनों शिफ्ट के बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलता है एंड आपका जो ओवरऑल एग्ज़ाम होता है जेईई एडवांस का, वो 6 आवर्स का होता है। हाँ, अगर हम रैंक वर्सेस परसेंटेज की बात करें या रैंक्स वर्सेस मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा देखें एंड इवन लास्ट के सिर्फ 2 इयर्स का ही डाटा कंसीडर भी करें, यानी कि 2022 एंड 2023, तो आपको दिख रहा होगा कि सेम रैंक के लिए कितना ज़्यादा मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है। देखिए, इन 2023 आपको 1000 रैंक लाने के लिए 219 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। वहीं 1 साल पहले ही सेम रैंक के लिए आपको 170 मार्क्स चाहिए थे। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं 50 मार्क्स का सीधे-सीधे डिफरेंस आ जा रहा है सेम रैंक के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अच्छा, और गौर करने वाली बात ये भी है कि ये जो 2022 एंड 2023 दोनों ही जेईई एडवांस के एग्ज़ाम 360 मार्क्स के थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे रैंक वर्सेस परसेंटेज को कोई भी मतलब प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकता कि आप इतने मार्क्स ले आएँगे तो आपका इतना रैंक बन जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है? अब मैथ्स इज़ द एक्चुअल इश्यू। देखिए, जेईई एडवांस में मोस्ट ऑफ बच्चों को मैथ में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री कहीं न कहीं बच्चे फिर भी एक बार को कर लेते हैं, बट जो मैथ होती है जेईई एडवांस की वो नेक्स्ट लेवल होती है एंड कहीं न कहीं यही आपको इश्यू में डालती है, ठीक है? यही आपका मेजर पोर्शन होता है टेंशन का। अब देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को ही अटेम्प्ट करें। एंड कहीं न कहीं आप स्टार्टिंग में ही मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने ना बैठे, क्योंकि उससे आपका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा एंड आप जेईई एडवांस को क्रैक करने की जगह आप जेईई एडवांस के इस जाल में फँस जाएँगे, ठीक है? ऑल द चैप्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कहीं न कहीं जो क्वेश्चन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन में अलग-अलग चैप्टर्स के कांसेप्ट को इंटरमिक्स करा जाता है, ठीक है? जेईई एडवांस में सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं एंड हर क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर्स के कांसेप्ट को इंटरमिक्स करके बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिसे दूसरे चैप्टर्स के साथ इंटरमिक्स करा जाता है एंड कहीं न कहीं उनको मिला के ही क्वेश्चन्स बनाए जाते हैं। ठीक है? तो हमें ये बात देख लेनी चाहिए। देखिए, अब अगर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की बात करें, तो फिज़िक्स में आपको मॉडर्न फिज़िक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर ग्रेविटेशन। अब मैं इन दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन को सेम कैटेगरी में इसलिए लाई कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है एंड कहीं न कहीं एनालॉजी दोनों में काम करती है। ठीक है? रोटेशनल मोशन,
अब कुछ बच्चे कहते हैं कि रोटेशनल मोशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है, इसको हम कैसे करें? देखिए, अगर आपसे पूरा चैप्टर नहीं भी हो रहा है, तो एट लीस्ट आपको बेसिक्स करके जाने हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा एंड कहीं न कहीं इसके थ्रू ही और जो क्वेश्चन के साथ इंटरमिक्स करके दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है? तो आपको एट लीस्ट बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए, जिसके थ्रू आप कहीं न कहीं क्वेश्चन को एट लीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश तो कर पाएँगे, ठीक है? आगे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स, ये चैप्टर्स हो गए फिजिक्स से, जिनको कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे के साथ इंटरमिक्स करा जाता है एंड कहीं न कहीं इनको अ, इंटरमिक्स करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो करने हमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। अब मैं नहीं कहता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको हर एक चैप्टर पता होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, आप उतने ज़्यादा चैप्टर को मतलब कंप्लीट कर पाएँ। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूजुअली यहाँ पे इंटरमिक्स करा जाता है विद द मोल कांसेप्ट और द रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है? तो उनको ही एक-दूसरे के साथ सबलाइन करके कहीं न कहीं क्वेश्चन बनाए जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड थर्मोडायनामिक्स, ये कुछ और इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको कहीं न कहीं कर लेने चाहिए, ठीक है? अब याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ये चैप्टर कर लेंगे तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आएँगे या ऑल इंडिया रैंक 10 ले आएँगे। देखिए, आप ये सब कर लेंगे तो कहीं न कहीं आपको आइडिया लग जाएगा एंड कहीं न कहीं आप जब अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि यूजुअली यही देखा गया है कि इन चैप्टर को इंटरमिक्स करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैथ की बात करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कोनिक सेक्शंस, सीक्वेंट एंड सीरीज एंड कैलकुलस। कैलकुलस में एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड लास्ट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। अगर इन सारे चैप्टर्स को आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं मतलब आप एटलीस्ट बेसिक्स कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं अगर आपने जेईई मेन्स की तैयारी करी होगी तो आपको फॉर्मूला वगैरह तो याद होंगे ही एंड अगर नहीं भी है तो आप वो अभी कर सकते हैं, ठीक है? इन सारे चैप्टर को अगर आप कर लेंगे तो कहीं न कहीं आप एक डिसेंट रैंक को पाने के एबल तो बन ही जाएँगे, ठीक है? अब देखिए, ये बात आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है कि 20 दिन में आप इतना सब कुछ एक साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये जितना भी मैंने आपको बताया है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के बारे में, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप ऐसा नहीं है कि 20 दिन के अंदर सारा कुछ कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे एंड ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं, एटलीस्ट आप उतना ही कर पाएँ, ठीक है? मैं नहीं कह रहा कि ये सब करने के बाद आप ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक 10 ले आएँगे, लेकिन आप इतना श्योरली आपको मैं कह सकता हूँ कि इन सबको करने के बाद आपका एक डिसेंट रैंक अचीव हो जाएगा एंड आपको कहीं न कहीं एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग रूल के बारे में। देखिए, जेईई एडवांस के लिए आपको ये पेपर अटेम्प्टिंग रूल पता होनी चाहिए एंड आपको यही फॉलो करना है, आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, आइडेंटिफाई ईज़ी एंड मीडियम क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट देम फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको देखना होगा कि सबसे ईज़ी क्वेश्चन कौन-सा है एंड मीडियम क्वेश्चन कौन-सा है। आपको उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड जब आप ये सारा कर लेंगे देन तब जाके आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना होगा, ठीक है? जनरली एस्पिरेंट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए, जनरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कहीं न कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो मैथ होती है जेईई एडवांस की कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड कहीं न कहीं उसको बाद में ही करना बेटर रहता है। Recommendation to first go for single correct matrix matching और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस एंड देन एट द एंड डू इंटीजर मल्टी करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जेईई एडवांस में अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, मैट्रिक्स मैक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पैराग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कहीं न कहीं इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप एंड मल्टी करेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, आपको इसी सीक्वेंस में कहीं न कहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। In multi correct type question, mark only those option where you are 100% श्योर। देखिए, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन को मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं ऑप्शन को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें आपको 100% श्योरिटी रहे। देखिए, आप ऐसे इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आप तुक्का लगाएँगे, आपका एक भी आंसर अगर गलत मार्क कर दे रहे हैं आप, तो आपको सीधे-सीधे नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। वहीं अगर आप 3 करेक्ट ऑप्शन में से 1 करेक्ट ऑप्शन आपको श्योर रहेंगे एंड आप उसको मार्क कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी एंड वी नो इट इज़ बेटर टू गेट पार्शियल मार्क्स देन गेटिंग नेगेटिव मार्क्स, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट कट ऑफ, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। देखिए, कई बार होता क्या है कि किसी बच्चे की फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मान लीजिए बहुत अच्छी है, बट उसकी मैथ बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो सोचता क्या है कि मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से कर लेता हूँ एंड मैथ में अगर थोड़ा बहुत मेरा कम भी रह जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए हर साल कहीं न कहीं एक मिनिमम मार्क्स निकाले जाते हैं कि इतने मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने ही पड़ेंगे। ये सब्जेक्ट कट ऑफ इसको कही जाती है। अगर आप सब्जेक्ट कट ऑफ किसी एक भी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होगा वो आपको मतलब क्लियर नहीं माना जाएगा। वो आपको माना जाएगा कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, पास नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ को भी एटलीस्ट कम से कम क्लियर कर पाएँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ साल का रिकॉर्डेड डाटा आएगा कि आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में, अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है जे एडवांस का, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टारगेट कीजिए एटलीस्ट 20 प्लस मार्क्स को, ताकि आप सेफर साइड पे रहें फॉर सब्जेक्ट कट ऑफ। अब देखिए, ये जो 20 प्लस मार्क्स हैं, ये आपके दोनों ही शिफ्ट को मिला के है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, उनका सम है होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका मैथ का इंडिविजुअल जो कट ऑफ है, वो आया है 20, तो पेपर 1 में मान लीजिए आपके आए हैं 15 मार्क्स एंड पेपर 2 में अगर आपके आए हैं 7 मार्क्स, तो इन दोनों का सम हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 22, यानी कि आपकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ है, वो आप क्लियर कर पाए हैं, ठीक है? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों पेपर्स का सम आपका 20 से ज़्यादा होना चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट, तभी आप सब्जेक्ट कट ऑफ को क्लियर कर पाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने बहुत पिछले सालों में ऐसे किस्से देखे हैं कि किसी-किसी बच्चे के काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं, बट ड्यू टू अनएबिलेंस ऑफ क्लियरिंग सब्जेक्ट कट ऑफ, वो कहीं न कहीं जे एडवांस का एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा एंड मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। अब देखिए, लास्ट के टाइम में होता क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं एंड वो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर उनके नंबर नहीं आते तो उनको कहीं न कहीं डिमोटिवेशन फील होता है। अब देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू एज़ अ एस्पिरेंट, ठीक है? देखिए, आपको फ़ोकस करना होगा मॉक टेस्ट एनालिसिस पे एंड नॉट ऑन मार्क्स पे। ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको बस ये चेक करना होगा कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हैं एंड आप कैसे आप एनालाइज़ कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट को। आप किन क्वेश्चन्स में अटक रहे हैं, आपको किन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं, इन सब के लिए ही मॉक टेस्ट होता है। आपको रीडू करने हैं उन क्वेश्चंस को जिनमें आपको नेगेटिव मार्क्स मिले हैं या फिर जिन क्वेश्चन को आप टाइम के रहते छोड़ देते हैं, ठीक है? आपको ऐसे एनालिसिस करना होगा। अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मॉक पेपर तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उसे 6-6, 7-7 घंटे ऐसे करते रहते हैं। देखिए नहीं, आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे ही मिलेंगे एक पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 3 घंटे का ही टाइम बाउंड मैनर ही लेना पड़ेगा। आपको इन 3 घंटे के अंदर ही जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं उतने करने होंगे। आपको रियलिटी चेक लेना पड़ेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको कोई झूठी मोटिवेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको कह दूँ कि हाँ, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। देखिए, करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको जो आपको आईआईटी जो मिलेगा, वो आपको सब कुछ देगा जो आपको आपकी लाइफ़ में चाहिए, ठीक है? चलिए, एट द एंड अब एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको ये बात अपने ज़हन में अच्छे से बसा लेनी चाहिए कि जेईई एडवांस सिर्फ़ आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्ज़ाम नहीं होता है, बल्कि ये आपका पेशेंस, परसेवरेंस एंड प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी का भी एग्ज़ाम है। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नॉन एकेडमिक वीडियो को देखना की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं वीडियो को देखना है एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम है, वो डिवोट करना आएगा इन स्टडिंग एंड इन सॉल्विंग पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? एंड आपको एक बात ये भी जान लेनी चाहिए कि आपको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है फॉर गेटिंग एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है? अगर आपको ये बात पता है कि आपको आईआईटी क्यों चाहिए, आपको इस सवाल का आंसर अगर पता है, तो आपके खुद ब खुद आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है? तो इसके साथ ही इस वीडियो को रैप अप करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।